दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सीधी बात नो बकवास, चलते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? बताइए। सिनकोना एक वृक्ष है, उसका कौन सा भाग हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है फल, वित्ती, छाल, भ्रूणपोष या पत्तियां। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा। दोस्तों सिनकोना का जो वृक्ष है उसका हम छाल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुनैन दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सिनकोना के वृक्ष से जो दवा बनाई जाती है कुनैन, वो किस रोग के लिए इस्तेमाल करा जाता है ये जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर दर्द, बुखार और मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों को इलाज करने के लिए सिनकोना वृक्ष के छाल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है चुंबकीय प्रवाह की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वेबर। वेबर एसआई यूनिट होती है किसकी? चुंबकीय प्रवाह की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि वहां पे 12 महीने बर्फ पड़ती रहती है और बर्फ के अंबार लग जाते हैं। वहां पे आम आदमी का जीना संभव नहीं है। इस वजह से प्रत्येक देश अपना सिर्फ अनुसंधान केंद्र खोल के रखिए। कहां पे? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में भारत के भी 3 अनुसंधान केंद्र है, जिसमें पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैत्री और भारती। मैत्री एवं भारती। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन एक दवा है, उसकी खोज किसने करी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर पहला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक दवा की खोज करी थी। ठीक है, चलते हैं अगले। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। यानी किसके उपस्थिति के कारण सोडियम क्लोराइड जो होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl। जब सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी या किसी और में घोलते हैं तो Na+ और Cl- इसमें टूट जाता है। इसे Na+ को धनायन और Cl- को ऋणायन कहते हैं। इसी धनायन और ऋणायन की वजह से जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुक्त आयन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है? बताइए। दोस्तों आर्थिक क्षेत्र 3 होते हैं। एक होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से जुड़े अन्य प्राकृतिक व्यवसाय हैं, जैसे मत्स्य पालन, मछली पालन इत्यादि। और सारे फसल का उत्पादन, जैसे गेहूं का उत्पादन, जौ का उत्पादन या रबी, खरीफ या जायद जितने भी फसलें हैं वो कौन से सेक्टर में आ जाएंगी? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? आर्थिक का द्वितीयक क्षेत्र में
हम एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसमें किसी भी चीज का उत्पादन हो गया, जैसे कि बॉटल का उत्पादन, कपड़े का उत्पादन, या फिर कार का, हवाई जहाज का इत्यादि। ये किसमें, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किसमें आ जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा बैंक, परिवहन इत्यादि, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में बैंक और परिवहन आ गया, और इसमें सही गलत युग्म हमें पता करना है। तो मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, बताया था, कृषि और मत्स्य और पशुपालन वगैरह। परिवहन द्वितीय क्षेत्र। दोस्तों परिवहन जो हमें बताया था कि जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में। जैसे बैंकिंग हो गया तृतीय क्षेत्र में, परिवहन द्वितीय क्षेत्र में दिया है जो कि गलत है। इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परिवहन द्वितीय क्षेत्र। जबकि ये परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो तृतीय क्षेत्र में आना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी भी तृतीय क्षेत्र की आर्थिक व्यवसाय है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परिवहन द्वितीय क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बताइए, सोच के बताइए। इसको मिटा देता हूं। कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12। ये जो एलसीएम आता है दोस्तों, ये टोटल काम होता है, टोटल वर्क या टोटल कार्य, ठीक है। टोटल कार्य में दिनों की संख्या से यदि डिवाइड कर देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 2। ये क्या हो जाएगा? क्षमता। यानी ये जो वैल्यू है ये ए की क्षमता है। वैसे ही डिवाइड 12 से 12 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो 1 है वो किसकी क्षमता है? बी की क्षमता है। तो टोटल क्षमता हम जोड़ देंगे तो आ जाएगी 3। तो यानी ए और प्लस बी की टोटल जो क्षमता है वो 3 है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही जल्दी हम काम को खत्म करेंगे। तो वैसे ही टोटल कार्य बराबर टोटल क्षमता में हम जब डिवाइड कर देंगे तो 12/3 बराबर हो जाएगा 4। ये 4 दिन जो है वो यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 दिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र विवाहित महिला एवं डॉक्टर के मध्य सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है? बताइए। रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, विवाहित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि विवाहित, कुछ जो विवाहित होते हैं वो क्या होते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं? कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं? महिला हो सकती है, महिला डॉक्टर होती है ना। तो इसका हो जाएगा कि कुछ विवाहित महिला भी हो सकती हैं, क्योंकि महिला और विवाहित का आपस में मेलजोल है। और वैसे ही कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं? महिला हो सकती हैं। और कुछ महिला डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ महिला विवाहित हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर विवाहित और महिला दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न कह रहा है 4 प्रातः से 4 साय, यानी 4 बजे सुबह से 4 बजे शाम के मध्य घड़ी की सुई कितनी बार समकोण पर होगी, बताइए। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि सुबह 4 बजे और शाम को 4 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनाएगी। तो दोस्तों एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी है आपकी, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक बराबर है। ठीक है, अब ये मिनट वाली सुई चलना शुरू हो गया, तो जब यहां पे पहुंचेगी घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई यहां पे पहुंच करके 90 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है, फिर कुछ थोड़ी सी सॉरी, फिर कुछ देर आगे जाएगी, तब तक घड़ी की सुई यहां पर आकर के एक और 90 डिग्री का कोण बना देगी। पहले यहां बनाई थी, अब यहां बना दी। तो एक घंटे में कितनी बार कोण बनाती है? 2 बार। एक घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएंगी? 2 बार। ठीक है, तो वैसे ही एक घंटे में यदि 2 बार बनाती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 24 बार। लेकिन 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 ये 24 बार नहीं बनाएगी दोस्तों। होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि वहां पर सिर्फ एक ही बार समकोण बना पाती है, 2 बार समकोण नहीं बना पाती है। इस वजह से 2 बार कम हो जाता है। तो 12 घंटे में ये 24 बार ना बना करके कितने बार बनाती है? 22 बार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? पानी का संवहन कहने का अर्थ यह है कि पानी को पृथ्वी यानी धरती के या मिट्टी के अंदर से पानी का एब्जॉर्प्शन करके, अवशोषण करके उसको कहां भेजता है? पौधों के अन्य भागों में। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक संवहन ऊतक है जो कि पानी को ले जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। यानी जाइलम ऊतक क्या करता है? यहां से H2O यानी पानी और प्लस पोषक पदार्थ, जाइलम क्या करता है? पानी को और पोषक पदार्थ को पौधे के पूरे अंग में ले जाता है, हर एक पार्ट में ले जाता है। ठीक है, और वही फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम 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 ये मान लीजिए, फ्लोएम क्या करता है? एक नस ये है, एक ऊतक ये है, एक ऊतक ये है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया जाता है, भोजन, वह पहले तो पूरे पत्ती वगैरह में हर एक अंग में पहुंचाएगा, और बाकी इन जड़ों तक भी लेके जाता है। कहां लेके जाता है? जड़ों तक भी इस भोजन को लेके जाता है। तो फ्लोएम का काम क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा जो भोजन को बनाया जाता है, उस भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या करता है? पानी और पोषक तत्वों को जो जमीन से अवशोषित करा जाता है, उसको पूरे अंग में पहुंचाता है। किसके? प्लांट के। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये प्रक्रिया होती है जाइलम की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पानी का यानी जल का जो संवहन करता है, वो क्या करता है? कौन करता है? जाइलम। पानी मतलब जल, जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यदि हम भारत का नक्शा बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूं मैं।
ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये बंगाल। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है, हालांकि लग तो नहीं रहा है। होता क्या है, यहां से दोस्तों तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। वो चाइना होते हुए फिर किसमें घुसती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए ये आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। तो ये 3 देशों से होकर जाती है, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। अब ये क्या करता है, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़ और लखनऊ। दोस्तों कानपुर यहां है, श्रीनगर यहां है और लखनऊ यहां है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां है, जबकि डिब्रूगढ़ जो है असम में स्थित एक शहर है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर ने किस सन में आत्महत्या की, बताइए। एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह शासक था, कहां का, जर्मनी का। ठीक है, और वो इतना तानाशाह था कि उसके वजह से प्रथम युद्ध हुआ और उसी के वजह से द्वितीय युद्ध भी हुआ। ठीक है, प्रथम युद्ध में हालांकि वो एक सैनिक था, हालांकि प्रथम युद्ध उसका कारण नहीं माना जा सकता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो पूरी तरह से उसका जिम्मेदार कौन है, हिटलर। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का पराजय का मुख्य कारण यह था कि वह 2 महाशक्तियों यानी रशिया और अमेरिका दोनों को एक साथ युद्ध के लिए ललकार दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से आक्रमण हुए और वह द्वितीय विश्व युद्ध हार गया। दोस्तों हारने की वजह से वह क्या करा कि अपने बंकर में ही छिपा रहा और वह अपने आप ही गोली मारकर अपनी हत्या कर ली, यानी उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कुछ देर के बाद उसे बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद उसके शव को पेट्रोल में डुबा करके जला दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये घटना कब की है, सन 1945। 1945 में उसने आत्महत्या करी थी। किसने, हिटलर ने। कहां का रहने वाला था, जर्मनी का तानाशाह शासक था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हुमायूं जिसका शासनकाल था 1530 से 1540 ईस्वी, किस वंश का शासक था, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश। किसका शासक था, मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी, बाबर ने करी थी। कौन से सन में, 1526 ईस्वी में। कौन से युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कौन विजयी हुआ था, बाबर। और उसने किस वंश की स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना। बाबर के बाद हुमायूं को गद्दी मिली, लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके उसे भागने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, दोबारा जब हुमायूं ने आक्रमण करा तो 1530 से 1540 ईस्वी तक उसने शासन करा, शेर शाह सूरी को हरा करके, सूरी वंश को खत्म करके। फिर उसका बेटा आया अकबर। ठीक है, वहां से कुछ प्रतापी शासक और आए, इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया धीरे धीरे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, बताइए। अगला, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया। इसका सही जवाब हो जाएगा दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन,
दारा सिकोय, सिको, दारा सिको इसका सही जवाब हो जाएगा। इसने क्या करा था, जो अथर्ववेद है जिसकी रचना संस्कृत में है उसको किस में तब्दील करवाया था, उर्दू में और फारसी में। ठीक है, उसका अनुवाद किस में करवाया था, उर्दू में और फारसी में। कौन करवाया था, दारा सिको। चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अभी मैं बताया था कि दोस्तों 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो किसके किसके बीच लड़ा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इसमें विजयी कौन हुआ था, बाबर। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर और इब्राहिम लोदी में जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी। किसने करा था, बाबर ने। कौन से सन में, 1526 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मुगल साम्राज्य से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। हम जानते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसने कौन से क्रांति में भाग लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। किसने, बहादुर शाह जफर ने। इसका नेतृत्व करा था बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति किसने करी थी, नेतृत्व किसने करा था, बहादुर शाह जफर ने। जब क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को सजा के तौर पे रंगून भेज दिया गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। कौन से सन में, सन 1864 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई कैद में ही। कहां पे, रंगून, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक बाइट बराबर होता है कितने के, एक बाइट जो होता है वह 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 हो। मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी तत्व का, ये 2, 8, 8, 18, 32, 64 इस फॉर्म में होता है। ये किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18। कितने चाहिए, और 20 होने के लिए 2 चाहिए। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, 20 एटॉमिक नंबर का। अब 20 एटॉमिक नंबर होता है किसका है, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। अब परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और परमाणु भार किसके बराबर होता है, परमाणु भार ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले पर भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या मान लीजिए दे दिया है 21 और प्रोटॉन की संख्या 20, तो परमाणु भार पता करिए क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही एटॉमिक नंबर होता है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक
कितना हो जाएगा 20। अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया है कितना 21। तो हम जानते हैं परमाणु भार बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या कितना है 20 अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है 21 प्लस 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41। यानी परमाणु भार सॉरी, ये परमाणु क्रमांक नहीं, ये परमाणु भार है और ये परमाणु भार निकाल रहे हैं ना। अब परमाणु भार बराबर हो जाएगा, परमाणु भार बराबर हो जाएगा 20 प्लस 21 बराबर 41। ठीक है, तो इस प्रश्न में इसका सही जवाब हो जाएगा 2882, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पानी में डाली गई छड़ी निम्न में से किस कारण से उठी हुई दिखती है, बताइए। जैसे ये कोई गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक छड़ी हम डालते हैं, ठीक है। पानी के बाहर तो ऐसे दिखेगी, लेकिन पानी के अंदर हम जब देखेंगे तो ऐसे हो जाएगी, जबकि उसको होना कैसे चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, यह किस कारण से होता है, बताइए। दोस्तों, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और क्या क्या घटना होती है, बताइए। जो तारों का टिमटिमाना होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और कोई चीज हम यदि देख पाते हैं, वो किस घटना के कारण देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम कोई चीज को या किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कौन से प्रक्रिया द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के अणु एक साथ जुड़ करके हीलियम के अणु में तब्दील हो जाते हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये ऊर्जा किस कारण होता है, संलयन। संलयन मतलब जोड़ना, दो हाइड्रोजन के अणु हैं, एक साथ जुड़ करके हीलियम के अणु बड़े अणु में तब्दील हो जाते हैं और जब ये तब्दील होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। वही एनर्जी को हमारे पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर भेजा जाता है, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है। सोने की विघटन यानी सोना का विघटन जो होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कौन से रसायन से होता है। उसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया। दोस्तों, एक्वारिजिया क्या होता है, यह एक रसायन होता है, यह एक यौगिक होता है जिसमें HCl प्लस HNO3 ये दो ऐसे रसायन मिलकर के एक यौगिक तैयार होते हैं और ये अनुपात कितना होता है, 3:1 के अनुपात में यह मिलाया जाता है और एक कंपाउंड बनाया जाता है, जिस कंपाउंड में सोना डालने के बाद उस पे ऊपरी परत हट जाती है और सोना चमकने लगता है। दोस्तों, सोनार बेवकूफ कैसे बनाता है अपने ग्राहकों को, आप पुराना सोना ले जाएंगे उसके पास, वो क्या करेगा कि आपको कहेगा कि हम अभी आपको इसको साफ सफाई करके आपको नया करके देते हैं। वो क्या करेगा, वो ला करके इसी सॉल्यूशन में, जिसे एक्वारिजिया कहते हैं, उसमें डाल देगा कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए, ठीक है, और ऐसे हिला देगा। तो जो संक्षारण विधि द्वारा ऊपर वाली परत हट जाएगी, किसी सोने की ऊपर वाली परत हट जाएगी, जिसके वजह से क्या होता है कि ऊपरी जो सोने की कुछ लेयर होती है वो भी साथ में हट जाती हैं और आपको ऐसे ही पकड़ा देता है।
आपको ऐसा लगता है कि हमारे सोने को इसने तो बिल्कुल ही नया कर दिया, लेकिन दोस्तों इसमें फायदा सोनार को होता है। ताकि सोनार क्या करता है, साफ करने के तो पैसे लेता ही लेता है, जब एक्वारिजिया में डालता है तो सोने की कुछ परत भी, उसके कुछ टुकड़े भी एक्वारिजिया सोल्यूशन में गिर जाते हैं, ठीक है, और बाद में वो चीजों वो यहाँ पे जम जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, और बाद में ये सोनार क्या करता है, इसको भी निकाल करके एक नए आभूषण को बना देता है, ठीक है। तो एक्वारिजिया क्या हो जाती है, HCl प्लस HNO3, ठीक है, इसका अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में मिला कि एक्वारिजिया एक सोल्यूशन तैयार करता है जो कि सोने को साफ करने या विघटन करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। दोस्तों ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का है, CI का है। दोस्तों CI और SI दोनों में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CI का फॉर्मूला होता है, CI बराबर होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर T। अब यहाँ P क्या है, P क्या है, मूलधन है जिसे प्रिंसिपल भी बोलते हैं। R क्या है, दर है जिसे रेट बोलते हैं। T क्या है, टाइम है जिसे समय कहते हैं, ठीक है। अब इसी पे हम इस प्रश्न को रख देंगे जो जो कह रहा है फॉर्मूले पर ही, ठीक है। कह रहा है कि 10 वर्ष यानी R बराबर कितना दिया है, 10, यहाँ पे लिख देते हैं R बराबर कितना है, 10, और T बराबर कितना है, 2, और P बराबर कितना है, 300। बस चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। रख दीजिए CI बराबर 300 प्लस 1 प्लस 10/100 के पावर 2, ठीक है। इसको सोल्यूशन जब हल करेंगे तो 100 और प्लस 10 110। अब यहां से क्या करेंगे, 300 इंटू 110/100 इंटू 110/100, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, जिससे यह कैंसिल हो गया। 11 का मल्टीप्लिकेशन यदि 11 में करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 6 और ये हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। अब ये पूरा अमाउंट आ गया हमारा, जिसमें से 300 तो हमारा 300 कितना है, 300 तो हमारा मूलधन है, और प्लस 63 जो है वो कितना है, CI है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 63, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1800 रुपए का निवेश करने पर कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, बताइए। ये SI का प्रश्न है। तो SI का फॉर्मूला होता है P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ P कितना दिया है, P दिया है 1800, R कितना है 8%, और T कितना है 5 वर्ष। तो बस रख देंगे फॉर्मूले में 1800 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। इस 2 जीरो से ये 2 कैंसिल हो गया, 8 5 40 और इंटू 18, 18 चौक 72, यानी 18 चौक 72, और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 720। यानी जो SI प्राप्त होगा, सिंपल यानी साधारण ब्याज जो प्राप्त होगा वह 720 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वस्तु को 720 रुपए में विक्रय करने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसे 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय किस मूल्य पर करना चाहिए, बताइए। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि कहने का मतलब 90% बराबर 720। तो हानि और जो लाभ होता है वो हमेशा 100% यानी क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो 90% बराबर 720, तो 1% 720 बटे 90, तो 100%। 720 बटे 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, और ये हो जाएगा 800 रुपए। 100% कितना हो जाएगा, यानी 800 रुपए। अब कह रहा है क्या, कितने प्रतिशत का लाभ करने के लिए, 5% का लाभ करने के लिए। तो ये 800 का 5% निकाल देंगे, तो 800 का 5% यानी 105, यानी 105 बटे 100, 200। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें, तो 8 5 40 को 0, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा, 8 1 कम 8, यानी 840। तो 840 में उसे बेचना पड़ेगा यदि 5% का लाभ कमाना है तो। ठीक है, 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 840। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 4 196 16 144 36, यहां लिख देता हूं 36 100 और 64। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है किसका स्क्वायर है, 16 का, और ये 12 का, सॉरी ये है 14 का, ये 12 का, और ये हो गया 10 का, तो ये हो जाएगा 8 का, 8 8 64, सीधे सीधे जवाब 64 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुआं में गहराई होता है, उसी प्रकार शब्द में क्या होता है, अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से हम थोड़ी सी फास्ट चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ थोड़ी सी फास्ट हो जाइए। देखो दोस्तों, प्लस को क्या कह रहा है, माइनस, माइनस को गुणा, गुणे को भाग, और भाग को जोड़। ठीक है, ये तो हमारा प्रश्न। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 2 भाग को क्या कहा जा रहा है, प्लस 2 प्लस 6, गुणे को क्या कहा जा रहा है, भागे 6, अब भाग को क्या कहा जा रहा है, प्लस 2। बस इसका सॉल्व कर देना है। अब इसका डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विषम को पहचाने। कह रहा है भालू, हिरण, शेर और तोता। शेर, भालू, हिरण ये तीनों क्या है, जानवर है, जबकि तोता एक पंछी है। ठीक है, अगला प्रश्न है लखनऊ, पटना, रायपुर और कानपुर। लखनऊ राजधानी है किसकी, उत्तर प्रदेश की। पटना राजधानी है किसकी, बिहार की। रायपुर किसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की। और कानपुर एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कानपुर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 3 2 7 6 11, 3 2 7 6 11, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। 3 में से -1 हुआ है तो 2, और इसमें कितना हो गया, 5 प्लस 5 हो गया है। फिर यहां से माइनस हो गया है, माइनस कितना 1, और यहाँ पे +5,
तो यहां से भी -1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। सीधी सीधी बात, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, लता पश्चिम दिशा की ओर 14 मीटर चलती है। मान लेते हैं लता है और वो पश्चिम दिशा की ओर कितने मीटर चलती है? 14 मीटर। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। लता पश्चिम दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाईं यानी ऊपर की तरफ मुड़े, दायां है इसका हो जाएगा। तो फिर कितना चलती है? 14 मीटर। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। कितना चलती है? 10। और फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, और पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 14 चलती है। पुनः अपने बाएं, जब बाएं मुड़ेगी तो फिर यहां आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 14। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उसने प्रारंभिक बिंदु यानी यहां से प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी मीटर में क्या होगी? कुछ नहीं दोस्तों, ये 10 है तो यहां भी 10 हो जाएगा और यहां भी 10 मीटर हो जाएगा। और टोटल ये 10 था और ये 14 था और ये 10, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा? अब ये 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग और नए तरंग और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।